कैसे हो सभी। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वोट सबने डाला क्या? जो जिसका वोट बना हुआ था, जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है, उन्होंने वोट ज़रूर डाला होगा। और वोट डालना हमारा अधिकार है और उसका सदुपयोग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे सब तैयारी कर रहे हैं, तो रोज़गार पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वोट डालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, चाहे विधानसभा चुनाव की, चाहे सरपंच वाले चुनाव की या नगर पालिका वाले चुनाव की, तो जो पोलिंग पार्टी होती है, मतदान दल जो होता है, मतदान दल या पोलिंग पार्टी नाम सुना है कभी आपने? शायद नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूँ। मतदान दल या पोलिंग पार्टी उस पार्टी को कहा जाता है जो आपके बूथ पे आकर के कर्मचारी लोग होते हैं, वो लोगों से वोट डलवाते हैं। जो मशीन ला करके वहाँ बूथ बनाते हैं और 4 लोग होते हैं, एक वो एंट्री करता है, फिर आपके उंगली की स्याही लगाता है, दूसरा पर्ची बनाता है, तीसरा पर्ची लेके उस सुए में चुभोता है और बैलेट जारी करता है और फिर आपको वोट डालने के लिए बोलता है। एक उन सबके ऊपर एक अधिकारी होता है जिसको पीआरओ बोलते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। ये 4 लोगों की टीम प्लस 2 पुलिस वाले, इनको मतदान दल या पोलिंग पार्टी कहा जाता है। ये मतदान डलवाने के लिए अच्छे से 3 दिन लगातार मेहनत करते हैं। जैसे कि 25 तारीख को चुनाव थे क्या आपने, ठीक है, 25 को ही थे ना, 24 तारीख को ही आ गए थे। 24 तारीख को यहाँ पे आपके फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में या तो MM कॉलेज के अंदर या फिर आपके गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज है जो बोडिया वाला, उसमें यहाँ पे पूरा मेला लगता है, पूरा टेंट लगता है। यहाँ पे मतदान दल पोलिंग पार्टी आती है, इनको मशीनें बांटी जाती है बूथ वाइज और अपने अपने बूथ पे वाया बस और वाया रूट चार्ट इनको भेज दिया जाता है। तो 3 दिन की लगातार मेहनत करते हैं। एक दिन पहले आते हैं, यहाँ से बस में रवाना कर दिए जाते हैं पुलिस जत्थे के साथ में। उसके बाद में रात को वहीं बूथ पे सोते हैं। दूसरे दिन सुबह 4 बजे उठते हैं, 5:30 बजे मॉक पोल चालू करवाते हैं, फिर 7:30 या 7 बजे तक है वो मॉक पोल चलता है, फिर 7 से 6 बजे तक वोटिंग चलती है। तब तक खाना नसीब हो तो हो, ना हो तो ना भी हो। उसके बाद में पोलिंग कंप्लीट होने के बाद में सील चपड़ी करके सारा कुछ एजेंट को सहमत करके फिर बस में निकलते हैं। फिर रात को यहाँ पूरी रात हो जाती है, वापस मशीन को जमा करवाते करवाते पता नहीं सुबह पहुँचते हैं घर को या आधी रात को पहुँचते हैं। अब सोचो हमारे लिए और हमारे देश के लिए वो लोग 3 दिन तक मेहनत कर रहे हैं और हम गर्मी के अंदर सिर्फ कूलर की हवा से हट करके 10 मिनट के लिए बूथ पे जाके वोट नहीं डाल सकते। वोट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा कि वो लोग वोट डलवाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम लोकतंत्र बचाने के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, तो गलत बात है। समझ आई बात? तो वोट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गलती से किसी ने नहीं डाला तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर डालना वोट, ठीक है। अब चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। कंप्यूटर की कहानी लास्ट टाइम जहाँ से हमने फिनिश करी थी वहीं से वापस चालू कर देते हैं। चैप्टर अपना चल रहा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जो भी नए प्राणी आए हैं, एक आध अगर कोई नया प्राणी है तो 1-2 दिन उनको दिक्कत होगी, उसके बाद में बेड में बेड रल जाएगी, आपको भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि कैसे सीन चल रहा है और उसी से ही आप कंटिन्यू अपने आप को कर लोगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था कि कंप्यूटर के इतिहास के संदर्भ में हमने 2 डिवाइस कर लिए थे। पहला हमने किया था अबेकस, क्योंकि बताया जाता है कि कंप्यूटर जो है उसकी शुरुआत गणना यंत्र के रूप में हुई थी लगभग 3000 BC टू 5000 BC के अराउंड। चीन ने पहला गणना यंत्र अबेकस के रूप में बनाया था, ठीक है। ये हमने फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में सीखा था। उसके बाद में नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। सबसे बेहतरीन बात इसमें ये थी कि उन्होंने इस डिवाइस को, इस मैकेनिकल डिवाइस को बनाने में जो गुणा करने के लिए बनाया गया था, इसमें एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था जिसका नाम था रैप्डोलॉजिया। क्या था? रैप्डोलॉजिया। नंबर 3 पे है, नंबर 3 पे ये लिख लीजिए पास्कल लाइन मशीन। पास्कल लाइन मशीन, इसको हिंदी में पास्कलीन भी लिख सकते हैं या पास्का लाइन भी लिख सकते हैं, जो कि 1642 ईस्वी के अंदर, जो 1617 ईस्वी के अंदर जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स, लॉक्स एंड बोन्स बनाया था, लॉक्स एंड बोन्स बनाया था। उसके बाद वाली जो मशीन है वो कौन सी है? पास्का लाइन, 1642 ईस्वी। इसको बनाने वाला कौन था? ब्लेज पास्कल। ये बंदे का नाम है भाई, ब्लेज पास्कल। किस देश का रहने वाला था ये?
फ्रांस का रहने वाला था। ये एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, गणितज्ञ था, विशेषज्ञ। इसका विशेष सब्जेक्ट कौन सा था? मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ था ये, ठीक है। पास्कलाइन मशीन 1642 ईस्वी, पास्कलिन या पास्कलाइन बाय ब्लेज पास्कल, फ्रांस, मैथमेटिशियन, ठीक है। ये प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। अब यहां पे एक बात आती है, जब हमने पहला डिवाइस पढ़ा था उसका नाम क्या था? अबेकस। क्या था? अबेकस। इसको हमने क्या बोला था? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस बोला था इसको, ठीक है। ये चीज और ये बात थोड़ी सी सिमिलर लग रही होगी आपको, थोड़ी सी सिमिलर। इसके बारे में कहा जाता है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, प्रथम मैकेनिकल गणना यंत्र। लेकिन ये वाली चीज क्या थी? एडिंग नाम जुड़ गया इसके अंदर। अगर मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस पहले की बात करी जाए तो अबेकस उत्तर हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट एडिंग मशीन की बात की जाए और वो भी मैकेनिकल, वो कौन सी हो जाएगी? पास्कलाइन मशीन हो जाएगी। समझ आई बात? तो ये लाइन भी जोड़ लेना, ये प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। किसकी बात कर रहा है ये? पास्कलाइन मशीन की बात कर रहा है, ठीक है। लिख लिया हो तो आगे बढ़े भाई, बता देना, ऊपर कर दूंगा मैं फिर इसको। नंबर 4, नंबर 4 पे क्या है? यहां पे डिफरेंस इंजन। इसके बारे में आप अर्ली लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया था बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर कि कंप्यूटर का पिता, जनक या आविष्कारक किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किसको माना जाता है? और उसी चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन बनाया था। डिफरेंस इंजन हिंदी में ऐसे लिख लो, ये आपकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में अगला डिवाइस है। कब बनाया गया था? 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज नाम का बंदा था, उसने इस डिफरेंस इंजन को बनाया था। इस डिफरेंस इंजन को चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? विभेदक समीकरण। किसका नाम है ये हिंदी में? डिफरेंस इंजन का नाम है भाई, ठीक है। डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज 1822 ईस्वी। हिंदी में नाम बोलूं तो इसका विभेदक समीकरण। डिफरेंस का मतलब विभेदक, इंजन मतलब समीकरण। यहाँ पे हिंदी में इसका नाम विभेदक समीकरण है, ठीक है। किससे चलता था भाई? ये भाप से चलने वाली मशीन थी और इस मशीन की भाप से चलने का पूरा खर्चा कौन देता था? यूएस गवर्नमेंट देती थी, ठीक है। कौन देती थी? पर इतनी ये पावरफुल साबित नहीं हो पाई क्योंकि ये असफल हो गई ये मशीन। ये पावरफुल शब्द है यहाँ पे, ये कह रहा है कि यह भाप से चलने वाली मशीन थी, इसका सारा खर्चा यूएस गवर्नमेंट देती थी, पर ये इतनी पावरफुल साबित नहीं हुई, इसीलिए इसको एक नई मशीन और बनानी पड़ी। वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में नेक्स्ट मशीन होगी एनालिटिकल इंजन। इससे पहले आप ये लाइन जोड़ सकते हो तो जोड़ लो, नहीं तो पहले मैंने लिखवा ही चुका हूं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि नंबर 4 वाली जो मशीन है डिफरेंस इंजन और नंबर 5 वाली जो एनालिटिकल इंजन, ये दो महत्वपूर्ण इन्वेंशन, खोज किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स बेबेज। और इन्हीं दो खोज की वजह से कंप्यूटर की हिस्ट्री में, इतिहास में, कंप्यूटर की दुनिया में, कंप्यूटर के युग में क्या आ गई थी? क्रांति आ गई थी। इसी वजह से इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर वाली लाइन लिखने के बाद में नेक्स्ट जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में डिवाइस है वो कौन सा डिवाइस है? एनालिटिकल इंजन। कौन सा है? इसकी स्पेलिंग लिख लो भी, ANALYTICAL। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? विश्लेषणात्मक इंजन। विश्लेषणात्मक इंजन कहा जाता है इसको हिंदी में। इसकी एग्जैक्ट डेट साबित नहीं हुई है ढंग से। 1832 से 1837 लिखना पड़ेगा और बाकी 3 डेट पूछी गई है वो मैं बता दूंगा आपको। वैसे तो 1833 आपको ध्यान रखना है, 1837 आपको ध्यान रखना है, 1842 ध्यान रखना है, ठीक है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये किसके एवज में ध्यान रखनी है आपको? एनालिटिकल इंजन, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो एक बारी HSSC ने 1833 को सही उत्तर माना है
एक बारी 1837 को सही उत्तर माना है और एक बारी तो 1842 को भी मान लिया है, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है उससे तो भारी पड़ रहा है, उससे तो भारी पड़ रहा है 1842, ठीक है। तो एनालिटिकल इंजन 1832 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक डेवलप किया गया, हिंदी में इसका नाम विश्लेषणात्मक इंजन है, ठीक है। ये भी किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था, ठीक है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ गया है, यह पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर कहलाया था। ये वाली लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, स्टार लगा लेना इसके आगे। यह पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर कहलाया। जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर टाइप किए थे ना अपन ने अभी थोड़ी देर पहले क्या प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको कंप्यूटर के प्रकार करवाए थे, उसमें मैंने अकॉर्डिंग टू साइज करवाया आपको, एप्लीकेशन अनुप्रयोग के आधार पे करवाया मैंने आपको, और पर्पस अकॉर्डिंग टू पर्पस साइज के आधार पे 4 प्रकार के किए थे अपन ने, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। उसके बाद में हमने अनुप्रयोग के आधार पे 3 प्रकार के किए, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर हमने अकॉर्डिंग टू पर्पस उद्देश्य के आधार पे किए जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो उन्हीं में से एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है ये, ठीक है। तो दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा कहलाया था? एनालिटिकल इंजन कहलाया था। और ये तीनों सन अलग से नोट करके लिख लेना भी, ठीक है। ये इसी के इन्वेंशन के सन है ये, ठीक है। यहाँ तो आपने 1832 से 1837 लिख लिया होगा, लेकिन 1833, 37 और 42 आपको याद रखना है। ऑप्शन में से इन तीनों में से कोई एक मिल सकता है आपको, ज्यादातर ये और ये मिलेगा आपको, ठीक है। शायद दोनों इकट्ठे ना मिले, लेकिन ये वो रिस्क वाली बात है, क्या पता मिल भी जाए तो फिर भगवान भरोसे है उसका उत्तर। फिर तो चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और है, या कोई अदर टीचर कोई भी करके आएगा, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। कर लिया। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन दो बहुत बड़ी खोज थी, किसकी? चार्ल्स बेबेज की। इन्हीं 2 बड़ी खोज की वजह से इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी अगला। इसके बाद में मार्क वन के बारे में मैंने बताया था ना, एग्जाम्पल आया था ना मार्क वन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर मार्क वन एग्जाम्पल आया था। तो उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 1937 से 44 तक ये मैंने आपको डेट बताई थी इसकी, ठीक है। एग्जैक्ट डेट ये बन करके कब तैयार हो गया था, ये मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आपको बताया था 29 मार्च 1900। तब इसके अंदर फर्स्ट प्रोग्राम डाल करके सक्सेसफुली रन किया गया था, चलाया गया था, ठीक है। मार्क वन अगला हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर इन्वेंशन थी, जो कि 1937 से 1944 के बीच में बनाया गया। 1944 में बन करके तैयार हो गया। एग्जैक्ट डेट की मैं बात करूं तो 29 मार्च 1944 हो जाएगी। बंदे का नाम था हावर्ड एच आइकन, जिसने इसको बनाया था कैलिफोर्निया यूएसए में। ये एम्प्लॉय था, कौन सी कंपनी में था? आईबीएम कंपनी में था। आईबीएम की पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या रहेगी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या रहेगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। खास बात इस कंप्यूटर के अंदर क्या है? ये वर्ल्ड वॉर 2 द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था इस कंप्यूटर को, ठीक है। ये लिखा हुआ भी है शायद, इट इज यूज्ड इन वर्ल्ड वार 2, द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए मार्क 1 को बनाया गया हावर्ड एच आइकन के द्वारा। 29 मार्च 1944 को बन करके तैयार हो गया, जिसके अंदर पहला प्रोग्राम चलाया गया, जो कि आईबीएम कंपनी का एम्प्लॉय था। आईबीएम फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसकी स्पेलिंग लिखने की जरूरत है क्या? लिखोगे? क्या लिख लियोगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। ये आईबीएम की फुल फॉर्म हो गई भाई, ठीक है। इसमें खास बात क्या थी? इसमें कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था? मैग्नेटिक
ड्रम, ये मैग्नेटिक ड्रम एक सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज किया जाने वाला डिवाइस है। कोई भी डेटा मार्क 1 में अगर स्टोर करना था तो किस प्रकार की मेमोरी को इस्तेमाल में लिया गया? मैग्नेटिक ड्रम को इस्तेमाल किया गया। इसमें 15 मीटर लंबा कंप्यूटर था। ये जो कंप्यूटर की लंबाई थी ये कितना लंबा था? 15 मीटर। बहुत हो जाता है, 1 मीटर इतना होगा नहीं, मीटर को सूट पड़वा के लिया आप, ठीक है। तो 15 मीटर लंबा, ठीक है। 800 किलोमीटर लंबी तार इस कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल की गई, ठीक है। अब 800 किलोमीटर इतना लंबी को नहीं, गुच्छा बना दिया गया, ठीक है, इकट्ठी बेड़ी कर दी। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है अभी इसके बारे में, ये लाइन लिख लेना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, उसके अंदर पूछ लिया जाता है कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, तो उसमें उत्तर आ जाएगा मार्क 1। अब देखो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, अबेकस पहला गणना यंत्र, कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है, मैकेनिकल था प्योर। फर्स्ट एडिंग मशीन कौन सी थी? पास्कलिन थी, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिकल इंजन था। अब यहाँ पे बात आ गई पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का मतलब ये है कि इसमें कुछ मात्रा में या कुछ चीजों को चलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? बिजली का। और मैकेनिकल का मतलब है जहां बिजली यूज ना की जाए, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं बात कर लेता हूं, छानी काटने मशीन हो, आप बरसीन और जुआर काटा नहीं करा, ठीक है। अब एक तो मान लो कि मोटर हो करा, फटदे सी मोटर लगा के पटो चढ़ा के तार लगाए और छानी काट ले, वह तो क्या होगी? बिजली से चलने वाली, ठीक है। बिजली यूज हो रही है, उसके अंदर बिजली से चारा काटा जा रहा है, ठीक है, सिर्फ पीछे से गाड़ो लगावा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई बंदा सामने खड़ा कर दिया, उसको हत्था पकड़ा दिया, ले भी घुमा, वो मैकेनिकल हो गया, जिसमें बिजली का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये चीजें इस मार्क 1 के अंदर कुछ हद तक बिजली का भी इस्तेमाल किया गया, कुछ डिवाइसेस यंत्रों को, पुर्जों को चलाने के लिए, और कुछ मैकेनिकल टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया ताकि इस कंप्यूटर को चलाया जा सके। तो इसलिए ये फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल हो गया, दोनों काम हो गए इसके अंदर, ठीक है। प्योर इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं था, प्योर मैकेनिकल भी नहीं था, ठीक है ना। इसके बाद में 7 नंबर लिखो, ये लिख लिया हो तो ऊपर बढ़े भाई, आगे बढ़ जाए क्या? कहिया हो पैन इतना ही चलन लग रहे की बात है, तो घनी लंबी रामायण गादी में फिर भी थी। अब वो बात नहीं रही है लिखाई के अंदर, अब वो बात नहीं रही है। पहले क्या है, पहले पुराने जमाने के अंदर क्या बहुत ज्यादा लिखना पड़ता था। अब तो आप बीए का, बीएससी का, बीएड का एग्जाम देने जाओ तो अपन 28 पेज जाएंगे, सीट भरनो बहुत औखो लगे, कब सारी नहीं भर गया तो मरजाना फैल कर देगा। बोले के कह रहा बावड़ा है, जीजो यार बावड़ा है, बोले वह पूरी नहीं भरेड़ी हो, कीड़ा मकोड़ा मारा क्यों की, लेकिन बोले फैल करेगा, इग्नोरा भी फैल करेगा। पूरा पन्ना भरेड़ा होना चाहिए, बोले वो एग्जामिनर देखेगा नहीं, लेकिन पूरा पन्ना भरेग होंगे। उरू उरू हाथ दुखन लग जाए आजकल, उरू कह तो आंगली दुखन लग जाएगी, क्या आ उरू दुखन लग जाएगी। पहले क्या इतना होया करता, इतना लंबो लंबो छोड़ो सिलेबस होया करता ना, सेमेस्टर होया करता, सीट भरने को दम रखा करता, फुल सीट भरया करता। उन्हें क्या लिखने की ललक होती थी। अब आप थोड़ा सा लिखते हो, ओ रे हाथ ने ना 4-5 बार कर। अब तो इतने इतने बढ़िया अच्छे सॉफ्ट पेन चले हुए हैं, ठीक है। टीचर बोलता नहीं, उससे पहले लाइन लिखी जाती है। बहुत से ऐसे फास्ट बंदे देखे हमने, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब अपन आदत पड़ गई, ठीक है। खाट के ऊपर जिन्होंने मंगाया सीधी की सीधी रोटी आ जाए, फिर चूल्हे में कौन जावे, कोई कौन जावे भैया, ठीक है। लेकिन वो चूल्हे की रोटी तो चूल्हे की होती थी, आजकल आप गैस पर आ गया है। तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी हर चीज़ के लिए। अगर मेहनत करोगे तो 8 गोटा भी कौन दुखेगा। ईब दुख पाओगा तो बाद में सुख है, ईब सुख पाओगा तो बाद में दुख है, यह गारंटी है। पहला सुख पा लियो, बाद में दुख पाना ही पाना पड़ेगा, पहला दुख पा लियो, बाद में सुख पा लियो, ठीक है। अब आगे 7 नंबर ENIAC। नेक्स्ट जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में अगले कंप्यूटर का नाम क्या है? ENIAC, ENIAC, ENIAC। 1946 ईस्वी। काम कब से लेकर कब तक चला? 1943 से 1946 तक चला। 2 महान व्यक्ति थे, JP एकर्ट, ये लिखा हुआ है JPECKERT एकर्ट, एंड JW मोचली। अगर ENIAC की मैं बात करूं तो मार्क 1 के बाद में ये दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर था
जो प्योर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल था, डिजिट पर कार्य करने वाला और पूर्णतः बिजली पे चलने वाला। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज एनिएक। एनिएक दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि दो प्राणियों के द्वारा बनाया गया, जॉन प्रस्पर एकर्ट तथा जॉन विलियम मोचली। जेडब्ल्यू जॉन विलियम हो गया, जेपी जॉन प्रस्पर हो गया, ठीक है। इसको पेनिसिल्वानिया विश्वविद्यालय अमेरिका में बनाया गया। अगर विश्वविद्यालय का नाम पूछ लिया जाए तो पेनिसिल्वानिया विश्वविद्यालय कहां पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। और एनिएक को कंपनी का नाम पूछ लिया जाए तो आईबीएम कंपनी के द्वारा या आईबीएम कंपनी के सहयोग के द्वारा बनाया गया, क्योंकि जेपी भाई साहब और जेडब्ल्यू भाई साहब दोनों किस कंपनी के एम्प्लॉय थे? आईबीएम कंपनी के एम्प्लॉय थे, ठीक है। आईबीएम कंपनी में दोनों काम करते थे। एनिएक का पूरा नाम 2 से 3 बार पूछा गया है। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटर, ए फॉर एंड, सी फॉर कैलकुलेटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये आपकी एनिएक कंप्यूटर की फुल फॉर्म या पूरा नाम रहेगा। नीचे आईबीएम वाली मैं लिखवा ही चुका हूं, आईबीएम फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ये लिख लो। हाँ, स्पेलिंग बताओगे? INTEGRATOR। इंटीग्रेटर क्या होता है? इंटीग्रेटर इसका फुल फॉर्म है, नाम है, और क्या होता है? अब जैसे कि तू पूछ लेगा सुनील क्या होता है सर, नाम है यार। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। यूं कहने को तो इंग्लिश के अंदर हर वर्ड के पता नहीं कितने मीनिंग है, बा अंग्रेजी वाला मास्टर ने पूछी होते, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आईबीएम की फुल फॉर्म मैंने लिखवाई दी थी आपको, जेपी की लिखवा देता हूं, जॉन प्रस्पर, और उसकी है जॉन विलियम, ठीक है। आगे लिखा ही हुआ है जेपी एकर्ट, जेडब्ल्यू मोचली, उनके ब्रैकेट में लिख लो जेडब्ल्यू की फुल फॉर्म और जेपी की फुल फॉर्म, ठीक है। आगे चलेंगे, चलो फिर देखो भाई, इसमें एक क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। ये चीज मैं बता देता हूं, क्वांटम कंप्यूटर थोड़ा एडवांस है, ठीक है। नोट में डाल लो इस चीज को, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के लास्ट में ये आया है। उसके बाद में अपन कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बात करेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें देखो क्वांटम कंप्यूटर के बारे में क्या बता रखा है। इसका मतलब है आज का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होगा? क्वांटम कंप्यूटर होगा। आने वाले समय में सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर में किसका नाम होगा? क्वांटम कंप्यूटर का होगा। यह क्यूबिट्स पे आधारित कंप्यूटर होता है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के अंदर इस्तेमाल होता है। ब्रेन वर्किंग में भी ये फास्ट होता है। इंट्रोड्यूस किसने किया था? रिचर्ड फेनमैन में। आजकल एआई आधारित आती है ना वीडियोस और इमेजेस, वो किसकी वजह से पॉसिबल है? क्वांटम कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल है। और क्वांटम कंप्यूटर आज के सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर में से एक है। ये एक तो ब्रेन वर्किंग में बहुत ज्यादा फास्ट है और एआई में इस्तेमाल किए जाने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। प्राकृतिक बुद्धि तो आपने हम घेर रखी है भगवान, कृत्रिम बुद्धि क्यों है? कंप्यूटरीकृत जो बुद्धि होती है उसको कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसको इंट्रोड्यूस करने में किसका नाम रहेगा? रिचर्ड भाई साहब का रहेगा। ये नाम लिख लेना, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर को किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने इन्वेंट किया, किसने खोज की इसकी? रिचर्ड भाई साहब ने, ठीक है, रिचर्ड फेनमैन। अब इसी चैप्टर के एवज में अपन ने हेडिंग में लिखा था कि हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर तथा क्या करेंगे? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करेंगे, कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो नेक्स्ट पेज में या इसी पेज में नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा अपना कंप्यूटर की
पीढ़ियां या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कर लियो क्या क्या? अच्छा रह रहे हो? ये करवा दूंगा, ये थोड़ा शॉर्ट में है। एडवैक, एडसेक और आपका एक और था यूनिवैक, IBM 650। मैं एक बार नोट्स के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। इन चीज़ को जब जब ये खत्म हो जाएंगे ना नोट्स इसमें, क्योंकि जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में मैं भी फ्रेंकली आपको बता देता हूँ, एक तो एडसेक कंप्यूटर होता है, ठीक है, एक एडवैक होता है, एक यूनिवैक होता है, एक IBM 650 होता है, ठीक है। ये कई हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने स्किप कर रखे हैं, छोड़ रखे हैं, इसमें पूरे हैं नहीं। तो ये चीज़ें जब छूट जाएंगी, कम से कम मैं एटलीस्ट सोच रहा हूँ कि पहले अपन नोट्स को फर्दर लेके चलते हैं। जब छूट जाएगी तो उनको कॉमन लास्ट में ले लेंगे एक बारी, ठीक है। उनको नोट्स से हट के ले लेंगे जो जो चीज़ बची हुई होगी, क्योंकि पहले अपने सामने जो चीज़ें पहले वो कर लेते हैं रिवाइज, ठीक है। चलो भी आगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बाद में क्या है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब पीढ़ी के बारे में मैंने कल परसों भी आपको एक क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि पीढ़ी किस चीज़ को बोलते हैं। जैसे कि अपनी पारिवारिक पीढ़ी चलती आती है, पहले अपने परदादा थे, फिर दादाजी से हमारे फादर साहब से हमसे हमारे बच्चे, बच्चों से बच्चे, ऐसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, ठीक है। एक दौर होता है, ऐसे ही दौर अलग अलग प्रकार से मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया था। जैसे एक दौर था जब रेडियो भरपूर मात्रा में यूज होता था, उसके बाद में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ने उसको रिप्लेस कर दिया। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से हम रंगीन में आ गए, रंगीन से हम LCD में आ गए, LCD से हम किस में आ गए? LED में आ गए, ठीक है। तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते और भी इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कंप्यूटर की जब उत्पत्ति हुई थी पहले गणना यंत्र के रूप में, जिसका नाम अबैकस है। अबैकस के बाद में जैसे जैसे कंप्यूटर आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे नई नई इन्वेंशंस होती गई, तो उन इन्वेंशंस का एक दौर बना दिया गया और उस दौर को बोल दिया गया जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। और वो कैसे दौर को बांटा गया, उसमें देखा गया कि प्रत्येक पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें किस प्रकार का हार्डवेयर इस्तेमाल किया गया। हार्डवेयर के आधार पे हमने कंप्यूटर को पीढ़ियों में बांट दिया। और अगर आप देखो तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इसकी कितनी जनरेशन बनती है? 5 जनरेशन बनती है, पहली से लेकर के 5वीं तक, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर यहां सीधा दे रखा है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये थोड़े से शॉर्टकट नोट्स हैं, ठीक है, थोड़े डीप नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर की पीढ़ियां या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा क्या है? टॉपिक है। और हार्डवेयर के आधार पे हमने कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में बांटा है? कुल 5 पीढ़ियों में बांटा है। और सभी की सभी पीढ़ी किस पर आधारित है? प्रोसेसिंग डिवाइस के ऊपर आधारित है। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली किस पे निर्भर करती है? आईपीओ में आई वाला काम, जो इनपुट देने का काम कौन करता है? इनपुट डिवाइस के द्वारा किया जाता है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। ओ वाला काम आउटपुट डिवाइस के हेल्प से किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो चीज पी बच गई, ये प्रोसेसिंग वाला काम कौन करता है? प्रोसेसिंग डिवाइस करते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस करते हैं या डिवाइस करते हैं। और मेन प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा होता है? सीपीयू होता है, ठीक है। और सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रोचिप कहा जाता है। यही बात यहाँ पे बोली गई है कि जो प्रोसेसिंग डिवाइस है जितने भी, उसके आधार पे हमने कंप्यूटर को किस में बांट दिया? पीढ़ियों में बांट दिया। और वो कुल कितनी पीढ़ी हो गई? 5 पीढ़ी हो गई। अब ये जो सन है, ये जो दौर है, ये एग्जैक्ट आपको कतई नहीं मिलेगा। किसी किसी किताब में देखोगे, ल्यूसेंट में देखोगे, अरिहंत में देखोगे, किसी लेखक की किताब में देखोगे। तो जो मैंने आपको 4G 5G वाला एग्जांपल दिया था, मैंने बताया था कि भी सिरसा में 4G पहले आ गया हो, फतेहाबाद में बाद में आया हो, हिसार में उससे भी पहले आया हो। तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि 4G या 5G कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये दौर का जो डेट है ये लगभग है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर लिखी है क्या कुछ लाइनें? देख देख के लिखी है, लिखवाऊं? अगर सीधी लिख ली है तो मैं सीधा आगे बढ़ता हूं पहली जनरेशन के ऊपर। नहीं लिखी? लिख ली? ऊपर हेडिंग लिख लेना कंप्यूटर की पीढ़ियां, उसके बाद में लिख लेना कुल
5 पीढ़ियों में कंप्यूटर को बांटा जाता है, फर्स्ट टू 5। सभी पीढ़ी प्रोसेसिंग डिवाइस पर निर्भर करती है। इतनी लाइन लिख लो, उसके बाद में हेडिंग डाल लो फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, उनका सन रहेगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर आते हैं इस पीढ़ी के अंदर जिनको 1942 से लेकर लगभग 1955-56 तक बनाया गया। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ENIAC, ये कंप्यूटर किया था ना, इसको हमने डिस्कस किया था कि ये बनकर के कब तैयार हो गया था। इट मींस क्या इस रेंज में ये पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ आई बात मैं क्या कहना चाहता हूं? जब पहली पीढ़ी के जितने भी कंप्यूटर थे वो लगभग 1942 से 1955-56 के बीच में बनाए गए। ठीक है, जैसे कि मार्क 1 है, मार्क 1 29 मार्च 1944 को बनकर के पूरा हुआ था, 37 को चालू हुआ था। तो 1944 किसके बीच में आता है? 42 और 55-56 के बीच में आता है। तो मार्क 1 भी किसका उदाहरण हो जाएगा? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, इनका दौर कब से कब तक रहेगा? 1942 से 1955-56 तक रहेगा। अब मेन बात आती है जिस आधार पे इनको पहली पीढ़ी का कंप्यूटर बोला गया, यानी कि इसमें सीपीयू जो इस्तेमाल किया गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसिंग डिवाइस इस्तेमाल किया गया, वो किस रूप में था? वैक्यूम ट्यूब्स के रूप में था। किस में था? वैक्यूम। उनको हिंदी में बोला जाता है निर्वात नली। क्या बोला जाता है? निर्वात। ये फिजिक्स के अंदर होता है। ठीक है, निर्वात नली। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग नाम का बंदा था, उसने 1904 के अंदर दुनिया की पहली वैक्यूम ट्यूब बनाई थी। वैक्यूम ट्यूब कुछ नहीं होता, एक लट्टू सा होता है। ये तो चलो ट्यूबलाइट है, जो 100 वाट और लट्टू हो ना अपने पुराना जो कर तो लाल लाल चचा कर तो वो देख रहे हो, उस प्रकार की क्या होती है? वैक्यूम ट्यूब होती है। वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करती है। आजकल की 9 वाट या 15 वाट या जितने 20-30 वाट वाली एलईडी लिया मानी अपना दौड़ी दौड़ी चसे आम ज्यादा गर्मी को नहीं हुआ है, लेकिन 100 वाट और 200 वाट का पुराना जो बल्ब आता था वो बहुत ज्यादा गर्मी फेंकता था, बहुत ज्यादा हीट फेंकता था। तो दुनिया की पहली वैक्यूम ट्यूब जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग 1904 के अंदर है, इसने बनाई थी। ये वैक्यूम ट्यूब मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस, मेन प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किया गया। सीधी सी बात है, अगर की कंप्यूटर को सीपीयू वैक्यूम ट्यूब के रूप में इस्तेमाल करे गए है तो वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर कहलाएगा? फर्स्ट, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कहलाएगा। और एक दूसरी बात, अगर वो बड़े 1942 55 के बीच में, तो भी सीधी सी बात है कि इस्तेमाल करी गई है, वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की है। यही इसकी निशानी है, वैक्यूम ट्यूब और 1942 से 1955-56। ठीक है, ये तो कुछ खास बातें हैं नहीं इसके बारे में, बाकी फिर भी आप देख सकते हो। इनकी पहचान क्या रहेगी? आकार में बड़े मिलेंगे आपको, लाइट ज्यादा लगती थी, हजारों निर्वात नली यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स हजारों की संख्या में लगती थी। शुरुआत में जब कंप्यूटर बनाया था, लगभग एक कंप्यूटर के अंदर कितनी वैक्यूम ट्यूब लगती थी? 18,000 लट्टू लगा करता है एक कंप्यूटर के अंदर, 18,000 वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में। ठीक है, ये 4 बातें थोड़ी ध्यान रखने योग्य है, बाकी ऐसे इतनी पूछे तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैंने लिख रखी है। आकार में बड़े होते थे, ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करता था, गर्मी ज्यादा, यानी कि जितनी ज्यादा लाइट लगेगी, जितनी ज्यादा वैक्यूम ट्यूब लगेगी, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये गर्म भी बहुत ज्यादा जल्दी होते थे। ठीक है, हजारों निर्वात नलियों का इस्तेमाल। निर्वात नली कुछ नहीं होती, वैक्यूम ट्यूब्स को ही निर्वात नली कहा जाता है। समझ आई बात? क्लियर है? इतनी बात लिख लियो, ये 2-4 बातें हैं, भी बाद में आगे चलाना, क्योंकि हर कंप्यूटर की कार्य प्रणाली किस पे डिपेंड रहती है? आईपीओ पे डिपेंड रहती है। अभी हमने इसके बारे में क्या कर लिया? सीपीयू के बारे में बात कर ली। सीपीयू क्या था इसमें? वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, अब अगर इसकी बात करी जाए कि इनपुट जो है, इनपुट किसकी मदद से दिया जाता था? पंच्ड कार्ड। ये भी एक डिवाइस है। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है, पंच्ड कार्ड। ठीक है,
ये पंच कार्ड सर्वप्रथम किसने बनाए थे? डॉक्टर हरमन होलीरिथ, ठीक है। हैक2m नाम का एक कंप्यूटर आया था, मैंने उसकी फुल फॉर्म आपको लिखवाई थी, याद है क्या? 1955-56 में कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी विभाग में प्रथम कंप्यूटर स्थापित किया गया जिसका नाम हैक2m था। लिखवाया था ना बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर महत्वपूर्ण तथ्य में, और फिर मैंने उसकी फुल फॉर्म लिखवाई थी होलीरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। इतनी चीज लिख ली। अब देखो आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर इनपुट देने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया। और ये पंच कार्ड बनाने वाला प्राणी कौन था? डॉक्टर हरमन होलीरिथ, HOLLERITH। डॉक्टर हरमन होलीरिथ ने पंच कार्ड बनाए। ये बंदा रहने वाला कहाँ का था? यूएसए का था। और शहर कौन सा था? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यूएसए का रहने वाला बंदा। 1860 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था भाई, ठीक है। डॉक्टर हरमन होलीरिथ 1860 ईस्वी में इसका जन्म हुआ, न्यूयॉर्क यूएसए। आगे चलेंगे, नीचे लाइन लिख ही रखी है। न्यूयॉर्क में 1860 ईस्वी में जन्म हुआ इस बंदे का, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, कोई भी चीज बाई चांस छूट जाए तो मेरे से बाद में भी पूछ सकते हो, और नोट्स तो आपको ये मिले ही मिलेंगे डेफिनेटली, उससे फिल्टर कर लेना ताकि आपकी कोई कॉपी में लिखते हुए चीज छूट जाए तो, ठीक है। आगे देखो, अब देखो इसके अंदर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न स्तरीय लो लेवल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी भाषा का प्रयोग किया गया। बाइनरी अंक कौन से हैं? 0। देखो भाषा के बारे में समझो आप, ठीक है। लैंग्वेज समझते हो? बोलने तथा लिखने का जो ढंग होता है, जो चीज यूज की जाती है, उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। सिंपल सी बात है। बोलने की खातिर हिंदी बोलना लग रहा, भाषा होगी हिंदी, ठीक है। अंग्रेजी बोलना लग रहा, भाषा होगी। अंग्रेजी में लिख रहे हैं, भाषा हो गई। अंग्रेजी में हिंदी में लिख रहे हैं तो वो भी भाषा हो गई, ठीक है। लिखने तथा बोलने के ढंग को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आई पढ़ी आप तो बचपन में, मैं तो यही पढ़ी है हिंदी, ठीक है। हिंदी में यही आती थी, जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, इतना ही एक चैप्टर आया कर तो कोई व्याकरण को भी हम क्या कर तो बोले भाषा किसे कहते हैं, बोलने तथा लिखने के ढंग को भाषा कहते हैं। मैं तो इतना ही पढ़ी हूँ, ठीक है। अब ये भाषा ना, ये तो नॉर्मल हो गई दिनचर्या के रूप में मानव के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। अब ये भाषा की बात कर रहा है किसमें? कंप्यूटर में बात कर रहा है ये लैंग्वेज की, ठीक है। अब सीधी सी बात है, एक दिन में बनाए हो, ठीक है, एक दिन में कंप्यूटर बनाए नहीं यहाँ हो अरबी के सामने है, कुण बैठे हो? थे बैठा कुण बैठे हो? इनके बीच में क्या हो रहा है? सी फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। क्योंकि जब भी आप मोबाइल को हाथ में लेकर के चला रहे हो, इट मीन्स मोबाइल आपका कंप्यूटर है और आप क्या हो? यूजर या उपयोग करता हो, और मोबाइल के साथ में आप क्या कर रहे हो? बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। अब कम्युनिकेट कर रहे हो तो कंप्यूटर को किसकी भाषा समझ में आती है? कंप्यूटर की भाषा समझ आती है, ठीक है। मानव की नहीं आती। मानव को किसकी समझ में आती है? मानव की ही समझ में आती है। मानव को कंप्यूटर की भाषा समझ नहीं आती, ठीक है। मानव की या मानव द्वारा समझी जाने वाली सभी वो भाषाएं, किन अंग्रेजी हिंदी दोनों आवे, किन मेरे वर्ग हिंदी आवे, अंग्रेजी को नहीं आवा पढ़न, तो मतलब मानव द्वारा समझी जाने वाली हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है, ठीक है। मानव द्वारा जितनी भी समझी जाने वाली भाषाएं हैं इस वर्ल्ड में, दुनिया में, वो मानव को समझ में आती है। कंप्यूटर को समझ में आती है कंप्यूटर की भाषा, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ में ये क्या कर पा रहे हैं? कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं। तो बीच में कौन बैठा है? टी बैठा है। टी फॉर ट्रांसलेटर, जिसको हिंदी में कहा जाता है भाषा अनुवादक। भाषा अनुवाद। अब ऐसा घना ही केस हो, भारत को प्रधानमंत्री जावे बाहर न जावे नहीं, बाहर में तो सारा अंग्रेजी बोले सगड़ा, अब आवे को नहीं। अब आवे तो बीच में एक मानस ही हो है जिन ट्रांसलेटर बोला, वो भी प्रधानमंत्री की हिंदी सुन के अगले इंग्लिश में चपड़ बोल के बतावे, अभी इंग्लिश सुन के भारत वाला हिंदी में बतावे। वो क्या हो गया? भाषा अनुवादक हो गया। भारत के प्रधानमंत्री को उसकी भाषा में जो बोला है उसने उसको हिंदी में अनुवाद करके बता रहा है, ठीक है।
हिंदी में जो भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है मीटिंग के दौरान, वो उसको अनुवाद करके इंग्लिश में बता रहा है, ठीक है, वो ट्रांसलेटर होगा बीच में, ठीक है। ऐसे ही ट्रांसलेटर या भाषा अनुवादक बीच में बैठा होता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि कंप्यूटर की बनाई गई भाषा को अनुवाद करके मानव रूपी भाषा में बदल करके मानव को समझा रहा है, और मानव की भाषा को अनुवाद करके कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में समझा रहा है। समझ आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे जो निम्न स्तरीय भाषा थी, जो लो लेवल लैंग्वेज थी, वो किस में आती है? वो ओनली कंप्यूटर के द्वारा समझी जाने वाली लैंग्वेज है, क्योंकि कंप्यूटर किसको समझता है? निम्न स्तरीय लैंग्वेज को समझता है, ठीक है, निम्न स्तरीय लैंग्वेज को समझता है। और निम्न स्तरीय में भी कौन सी को समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। और बाइनरी लैंग्वेज में हमने अर्ली डिस्कस किया था, क्या क्या आता है? 0 और 1 आता है। जिस प्रकार एक दिन मैंने बताया था कि 5 को हम तो लिखेंगे मानव रूपी समझी जाने वाली भाषा में 5, लेकिन कंप्यूटर क्या लिखेगा? 0 1 0 1, ठीक है। क्या हमें पता लग रहा है कि ये 5 है? नहीं पता लग रहा। अगर हमें नहीं आएगा तो नहीं पता लग रहा कि हमें 5 है, लेकिन ये हमें पता लग रहा है 5 है। लेकिन कंप्यूटर इसको कभी नहीं समझेगा 5 है, इसको समझेगा 5 है। समझ आई बात, ठीक है। तो निम्न स्तरीय लैंग्वेज का प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया, जिसमें किसका? 0 तथा 1 का इस्तेमाल किया गया। इसीलिए ये कंप्यूटर थे ना, इन कंप्यूटर पे काम करना भी कठिन था। क्यों था? क्योंकि डायरेक्ट इनको किसमें इनपुट देनी पड़ती थी? निम्न स्तरीय लैंग्वेज 0 तथा 1 में देनी पड़ती थी। अब एक तो आप मानव रूपी, अब जैसे कि मैंने इसको बता दिया कि जैसे ही मैं टच करूंगा या डबल टच करूंगा, जो भी होगा, ये मेरे लिए स्क्रीन जाग जाएगी, या मैं जैसे ही उंगली लगाऊंगा तो लॉक खुल जाएगा। अब हमें तो क्या पता लगा कि अंगूठा लगाना है, मानव समझ रहा है, उसको थोड़ी ना बताया अंगूठा लगाया है, कंप्यूटर को नहीं पता। इस अंगूठा लगाने के पीछे जैसे ही ट्रांसलेटर था, उसने महसूस किया कि यूजर ने कुछ इनपुट दी है, उस इनपुट को फटाफट कंप्यूटर में समझी जाने वाली भाषा में उसने कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करते ही कंप्यूटर को पता लग गया कि यूजर क्या खोलना चाहता है? लॉक खोलना चाहता है। समझ आई बात, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर जो निम्न स्तरीय भाषा यूज की गई, उसमें इनपुट भी किसमें देनी पड़ती थी? कंप्यूटर के द्वारा समझी जाने वाली भाषा में ही देनी पड़ती थी। और कंप्यूटर भी आउटपुट किसमें देता था? कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में ही देता था। इसलिए इन कंप्यूटर पे काम करना बहुत ही ज्यादा कठिन था। पूरी दुनिया के अंदर कुछ गिने चुने वैज्ञानिक या साइंटिस्ट थे जो इस भाषा का ज्ञान रखते थे, और वही लोग इन कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट कर पाते थे। इसलिए ये कंप्यूटर ज़्यादातर जो आम लोग थे, साधारण लोग, जो हमारे जैसे लोग हैं, आज जो कंप्यूटर लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसको इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाए। जो ज्ञानी आदमी था वही इसको इस्तेमाल कर पाया था, ठीक है। इस पीढ़ी में डेटा स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? मैग्नेटिक टेप जैसी चीजें, मैग्नेटिक ड्रम जैसी चीजों को इस्तेमाल किया गया। यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जो मेमोरी डिवाइस के रूप में किसको इस्तेमाल किया गया? मैग्नेटिक ड्रम तथा मैग्नेटिक टेप को। इसके एग्जाम्पल रह जाएंगे एनिएक, यूनिवैक, एडसेक। ये पहली जनरेशन या पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। लिख लो भाई। ये यूं की उतारनी है तो यूं की उतार लो लाइन। इसको थोड़ा शॉर्ट में भी उतार सकते हो। बोल लेता हूं मैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में लो लेवल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी भाषा का प्रयोग किया गया। प्रयोग किया गया। इसमें डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक ड्रम प्रयोग की गई। इसमें डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम तथा मैग्नेटिक टेप प्रयोग की गई। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के कुछ उदाहरण एनिएक, यूनिवैक, एडसेक। बाकी आप समझदार हो, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में भी देखा आपने। और बाकी किसी भी कंप्यूटर का अगर आपको सन याद हो और उसका प्रोसेसिंग डिवाइस पता लग जाए तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। 1942 से 1955 या 56 तक जो भी कंप्यूटर बना है वो किस में गिना जाएगा? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में गिना जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर।
द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, इनका टाइम कहाँ से शुरू हो जाएगा? जैसे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का क्या था 1942 से 55 या 56। अब ये द्वितीय पीढ़ी कहाँ से चालू होगी? जैसे कि रेडियो का दौर चला है, मैं बोल दूं 1 से 10 साल तक चढ़ा है। जैसे ही रेडियो बंद होएगा तो क्या पहले साल से ही रेडियो को रिप्लेस कर दिया जाएगा? नहीं, 10वें साल तक तो वो चला है, ठीक नेक्स्ट ईयर से चालू होगा ना, या तो 10वें से या 11वें साल से। तो इसी प्रकार पहली जनरेशन की पीढ़ी का अंत कब हुआ? 55 या 56। वहीं से किसका दौर स्टार्ट हो जाएगा? द्वितीय का चालू हो जाएगा। 1955-56 से इसका दौर चालू हो गया और कब तक चला? 64-65 या 65 तक इसका दौर चला। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का दौर 1955-56 से लेकर के 1965 ईस्वी तक चला। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से जो प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल हुआ उस डिवाइस का नाम है ट्रांजिस्टर। उसका नाम क्या है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। ठीक है, कब बनाया गया था पहला ट्रांजिस्टर? भारत कब आजाद हुआ था? 1947 को। ठीक है, 1947 को। ठीक है, इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर ने किसको रिप्लेस किया भाई? पहले क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स थी। ठीक है, ये किस में थी? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में से वैक्यूम ट्यूब को हटा करके जैसे ही ट्रांजिस्टर को लगाया वो कंप्यूटर किस पीढ़ी में आ गए फिर? मतलब जिन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब था वो तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए, जिन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर होगा वो कौन सी पीढ़ी के कहलाएंगे? और ये सब ट्रांजिस्टर कब से लेकर कब तक इस्तेमाल किया गया कंप्यूटर के अंदर? 1955-56 से 65 तक। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर उसमें किस भाषा का इस्तेमाल किया गया? निम्न स्तरीय का ही किया गया, लेकिन उच्च स्तरीय का क्या हो गया? विकास हुआ। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक कोर डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया। आपकी जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर उसमें केवल और केवल उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ, ना कि वो इस्तेमाल हुई। ठीक है, इस्तेमाल तो हुई थी निम्न स्तरीय लैंग्वेज ही, और निम्न स्तरीय लैंग्वेज के अंदर भी कौन सी लैंग्वेज होती है? असेंबली भाषा होती है। कौन सी होती है? असेंबली भाषा होती है। ठीक है, एक तो बाइनरी भाषा अभी बताई थी मैंने, बाइनरी भाषा से थोड़ी ऊपर उसको बोलते हैं असेंबली भाषा, लेकिन काउंट किस में की जाती है? निम्न स्तरीय लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज दो टाइप की होती है, एक होती है बाइनरी लैंग्वेज, एक होती है असेंबली। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? असेंबली भाषा का इस्तेमाल किया गया इन कंप्यूटर में, असेंबली। अब जब उच्च स्तरीय लैंग्वेज का विकास हुआ तो इसका मतलब है कोई ना कोई उच्च स्तरीय भाषा इन पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित की गई या बनाई गई। उसका नाम क्या था? फोर्ट्रान। फॉर्मूला ट्रांसलेशन जिसकी फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ भी है, उसको मैं थोड़ा ऊंचा करके आपको दिखा देता हूं। ये रहा, प्रथम हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन थी। ठीक है, असेंबली भाषा को यूज किया गया द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक कोर डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया। द्वितीय पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ। प्रोसेसिंग डिवाइस ट्रांजिस्टर, जिसको 1947 में दुनिया का पहला ट्रांजिस्टर 1947 में बनाया गया। ट्रांजिस्टर कभी देखे हैं क्या? हाँ, रेडियो, टेलीविजन या रिमोट या कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको खोल के कभी देखा है? उसके एक अंदर प्लेट सी निकलती है ना, हरी या लाल रंग की। ठीक है, भी ऊपर काबी टांका लगाया डावा, छोटा छोटा गुड्डिया सा हुआ है, 3 टांगा हुआ है। अगर टांग को खोल गया पत निकाला, वो ट्रांजिस्टर हुआ है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है। या तो वो गोल होंगे ऐसे, ठीक है, नीचे 3 टांगे होंगी उसके, या फिर वो ऐसा चौकोर होगा, ऐसे 3 टांगे होंगी, उसको ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, समझ आई बात? आईसी तो देखड़ी है, आईसी बढ़ती है नहीं, एक ऐसी चौकोर होती है। आप क्या करा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, आप बिजली यार बुला के यहाँ यार के बात होगी मारे वो चल रहे को नहीं यार, बोले यार की को नहीं तो आईसी छिड़की, वही बात कहे ना। तो ऐसी टांगे होती है उसकी, ऐसे होती है ना आईसी की दोनों साइड,
उसको अलग अलग बोर्ड पे सुराखों में फंसा के नीचे से काबिये से टांका लगा दिया जाता है। इसी प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर में कुछ नहीं होता, ट्रांजिस्टर के अंदर 0 और 1 को प्रवाहित किया जाता है। 0 और 1 क्या है तुम्हें बताइए, समझ आई बात, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। फोल्ट्रॉन के बारे में और कुछ बातें हैं मेन इंपॉर्टेंट, और ट्रांजिस्टर के बारे में जो मैंने आपको बताई थी ये यूं की यूं लिख लो। फोल्ट्रॉन जो लैंग्वेज है उसकी फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेट। जॉन बेकस नाम के बंदे ने इसको कब बनाया, 1957 में बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये फोल्ट्रॉन लैंग्वेज के बारे में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया की पहली फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, तो उसका उत्तर क्या होगा, फोल्ट्रॉन। इसको कब बनाया गया, 1957। किसने बनाया, जॉन भाई साहब ने, जॉन बेकस ने, ठीक है। इसके अलावा इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए कि पहली हाई लेवल लैंग्वेज का विकास कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, तो उत्तर हो जाएगा सेकंड, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। यूज किस में की गई, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज की गई थी। हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सिर्फ बनी कब थी, अच्छा ट्रांजिस्टर मैंने बता ही दिया 1947 में। बनाने वाले प्राणियों के नाम लिख लो, विलियम शोकले, जॉन बार्डिन, वॉल्टर हाउस ब्रेटन ने बनाया, ठीक है। दुनिया का पहला ट्रांजिस्टर कब बना, 1947 ईस्वी में बना। बनाने वाला बंदा कौन था, एक तो विलियम शोकले, इसकी स्पेलिंग बोल रहा हूं WILLIAM, विलियम शोकले, SHOCKLEY, विलियम शोकले। जॉन बार्डिन, JOHN बार्डिन, और वॉल्टर हाउसर ब्रेटन, WALTER, वॉल्टर हाउसर, HOUSER, हाउसर ब्रेटन, BRATTAIN, ब्रेटन ने बनाया। एग्जाम्पल लिख लो, हनीवेल 400, IBM 7030 सीरीज, ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण आपका IBM 7030 की सीरीज, हनीवेल 400, ठीक है। तीसरी पीढ़ी से कल कर लें, ठीक है ना। अभी लंच नहीं हुआ है आपका, अभी जलपान करना है आपको, ठीक है। पिछली क्लास में शुक्रवार को आपने सोचा रोटी खा ले, सर वेट कर रहे थे कि वो किन्ने गए सिंगा सरदार जी, वो रोटी खान छूट गए, गोविंद सागर वो बेली है, अरे भूखा ही आओगे सवेरे। लासी को और राबड़ी को मरा करो चचा के एक जगह, बिंग बाद में उड़ानता ही नींद आओ तो कंट्रोल हो जाएगी, मुंह धो लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। तीन ही रूल रखो जिंदगी में, खानो पीनो, सोनो और पढ़नो, बस सिर्फ 3 रूल होगा जीगा। भी वो पेपर 100% क्लियर है, कोई माई को लाल ही करो उसके भी नहीं, ठीक है। सिर्फ सो, पढ़ो और खाओ, और कोई अराजकता वाली बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए। कहते थे उरे क्लास लगाने लग रहे हो, तेरा दिमाग में चल रहा है कि बात चोरी किन्ने अंटती होगी, इतना काम गलत है। ए चीज जितना ही दिमाग में रहेगा, जितना ही फ्रेंडशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिमाग में रहेगा ना, जितना ही पेपर क्लियर को नहीं हो हमारा, कदे भी को नहीं हो। आ चीज लिखवा लियो जी। हाँ, अगर एक दिन पेपर क्लियर कर दोगा 50 गेल पाओगी। पहला भी चीज ने प्राप्त करो जी वजह 50 गेल हो जा, ठीक है। फिर तो थे आप भी न्यू सोचोगा किन रखूं किन छोड़ूं, किन रखूं किन छोड़ूं, है तो वह चीज है। अचीवमेंट को ऐसे प्राप्त करो कि दुनिया तुम्हें पूछे, तुम्हें खुद उसको मनाना ना पड़े, वो तुम्हें खुद फोन करे कि हाँ अभी क्या हाल है, पैसा का नहीं सारा बात है। आज चीज ध्यान रखियो, पैसा कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। पैसा कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ करवा देता है। तो थे इधर ही बढ़ता रहो,
बढ़िया था ना भगवान ए ग्रेड भी ऊपर की नौकरी देवे, मेहनत करता रहो। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए थी बात जो इस जंजाल के अंदर फंसे रहते हैं। सारा एक शार को नहीं हो, 500 आंगली एक शार को नहीं हो, बहुत सा मेहनत भी करे, बहुत सा इतना चीज के पीछे आंडे भी को नहीं, बहुत सा सुधा भी हो, बहुत सा अच्छा भी हो, मेरे वर्गा भी हो सुधा बहुत सा, ठीक है, कई तार वर्गा निकम्मा भी हुआ। तो सारा एक शार को नहीं हो, ये सिर्फ उन्हीं के लिए थी जो ऐसे हैं बात, ठीक है। तो आज की रामलीला और ही खत्म करा, कल फिर से स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जलपान करो, उसके बाद में आपकी साइंस की क्लास होगी, ठीक है।